अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर गुड। सो आज मैं आप लोगों से नर्व फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने लगा हूँ, दैट इज़ रियो बेस क्रोनेक्सी एंड द स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व एंड इट इज़ नॉट गिवन इन गाइडन। लेकिन एग्ज़ाम में आपके 2 से 3 दफ़ा ये रिपीटेडली आ चुका है, तो आइए देखते हैं इसमें क्या है। बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नर्व फाइबर है कोई भी, उसको एक्साइट करने के लिए, यानी नर्व फाइबर की जो एक्साइटेबिलिटी होती है उसको एक्साइट करने के लिए हमें क्या चाहिए, कोई भी इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस चाहिए। अब स्टिमुलस तो हम देते हैं लेकिन नर्व फाइबर फिर भी एक्साइट नहीं होता, तो वो होता है सब थ्रेशोल्ड, यानी हमें इतना स्टिमुलस देना पड़ता है मिनिमम के नर्व फाइबर हैं, कोई भी फाइबर है वो एक्साइट हो जाए, उसको हम कहते हैं थ्रेशोल्ड स्टिमुलस। ठीक है, तो वो जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हम सपोज कर लेते हैं कोई भी चार्ज है, ठीक है, तो अब इसका जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है, सपोज करें हम नर्व फाइबर को एक्साइट करने के लिए जो हमें थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए दैट इज़ 80 कूलम्स हमें चाहिए। ठीक है, ये हमारे पास सब यानी थ्रेश होल्ड है, इतना मिनिमम हम चार्ज देंगे, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस देंगे तो हमारे पास नर्व फाइबर एक्साइट होगा, अदरवाइज नहीं होगा अगर इससे कम होगा। तो अब आप लोगों ने मैट्रिक एफएससी में आप लोग पढ़ते हैं कि करंट इज इक्वल्स टू क्यू ओवर टी। तो अब ये जो हमारे पास चार्ज बेसिकली यहाँ पे स्टिमुलस है, वो अगर हमने फाइंड करना हो तो ये क्या होगा, क्यू इज इक्वल्स टू आई इंटू टी। ठीक है, ये अब इसमें आई क्या है, बेसिकली हमारे पास जो स्टिमुलस है उसकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, जो कि करंट भी हो सकता है या वोल्टेज भी, कोई भी हमारे पास जो स्टिमुलस है उसकी स्ट्रेंथ, और टी क्या हमारे पास ड्यूरेशन है कि हम कितनी देर के लिए वो स्टिमुलस प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो हमारा सारा टॉपिक है ना, वो इसी स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन के दरमियान घूमना है, इसी के दरमियान हमारे पास स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व बनेगा और इसी से हम जो रियो बेस और कनेक्सी देखेंगे कि क्या है। ठीक है, अब मैंने आप लोगों को कहा था कि थ्रेश होल्ड स्टिमुलस जो है हमारे पास 80 है। तो अगर हम सपोज करते हैं हम 2 एम्पेयर्स का चार्ज देते हैं, कितनी देर के लिए दें कि हमारे पास सब ये जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो ऑब्टेन हो जाए, तो अगर हम इसको 40 सेकंड्स के लिए देते हैं तो हमारे पास स्टिमुलस आ जाता है। ठीक है, अगर हम करंट की जो स्ट्रेंथ है उसको इंक्रीज़ कर देते हैं, सपोज 2 से 4 कर देते हैं, तो अब हमें कितनी देर के लिए देना पड़ेगा, 4 20 80 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम मज़ीद इसको इंक्रीज़ करते हैं करंट की स्ट्रेंथ को, फॉर एग्जांपल अब 8 कर देते हैं, तो अब हमें कितनी देर के लिए देना पड़ेगा, 8 10 80। तो मतलब अब आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं, अगर हम अपने करंट या कोई भी स्टिमुलस है उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं, पहले 2 था फिर 4 है फिर 8 है, अगर हम स्टिमुलस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास ड्यूरेशन क्या होती जा रही है, डिक्रीज़ होती जा रही है। पहले 40 थी, देन 20 है, अब 80 है। अब बेसिकली सादा सी बात थी कि सपोज़ अगर हम 2 एम्पेयर स्ट्रेंथ दे रहे हैं करंट की, ठीक है, थोड़ा चार्ज है, तो हमें उसको थ्रेश होल्ड तक पहुंचने के लिए 40 सेकंड लगते हैं। अगर हम करंट को बढ़ा देते हैं, 2 से 4 कर देते, तो जाहिर सी बात है अब हमें टाइम कम लगेगा। अगर हम मज़ीद बढ़ा रहे हैं अपनी स्ट्रेंथ को स्टिमुलस की, तो उतना टाइम हमें कम लगता जाएगा। ठीक है, तो अब मैंने इधर क्या किया, यहाँ पर हमारे पास जो स्टिमुलस था उसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज़ कर रही थी, तो हमारे पास जितना वक्त था उसको एक्साइट करने के लिए वो क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चली कि हमारे पास जो स्टिमुलस की स्ट्रेंथ होती है और ड्यूरेशन होती है उसके दरमियान क्या है, इन्वर्स रिलेशन। तो ये आप लोगों ने बेसिक जो ग्राफ्स पढ़ते हैं तो आप लोगों ने वहाँ पे पढ़ा होगा कि जब दो चीज़ों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन हो तो उसका कर्व कुछ इस तरह से बनता है। तो ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व है। अब इसको ड्रा किस तरह से करना है पेपर में आपने प्रॉपरली, वो मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ पर हमने स्ट्रेंथ और ड्यूरेशन के दरमियान जो हमारा इन्वर्स रिलेशन में आए थे, हमने एक कर्व बना लिया। ठीक है, ये बेसिकली स्ट्रेंथ ड्यूरेशन कर्व। अब इसमें एक्सप्लेन क्या करना है आप लोगों ने, ये देखें। सबसे पहले क्या है, हमारे पास कोई भी नर्व फाइबर एक्साइट नहीं हो सकता जब तक हम एक मिनिमम जो है स्टिमुलस की स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करते, उसको बेसिकली हम कहते हैं, सपोज ये देखें यहाँ तक ये हमने स्ट्रेंथ प्रोवाइड की थी स्टिमुलस की, लेकिन वो एक लेवल पे जाकर एक्साइट होना हुआ है। इससे पहले क्या था, सब थ्रेश होल्ड था, इस लेवल पे आके जो स्टिमुलस है वो थ्रेश होल्ड स्टिमुलस के इक्वल हुआ है, तभी नर्व फाइबर जो एक्साइट होना भी स्टार्ट हुआ है। तो ये बेसिकली इसको हम कहते हैं रियो बेस। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा ना स्ट्रेंथ, उसको हम कहेंगे रियो बेस। अब रियो बेस को अगर हमने एक्सप्लेन करना हो तो क्या होगा, इट इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू एक्साइट अ नर्व फाइबर। ठीक है, तो ये मिनिमम स्ट्रेंथ जो थी हमारे पास स्टिमुलस की, वो उसको हम कहते हैं रियो बेस, जो कि नर्व फाइबर को एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड होती है। अब उसके दरमियान कुछ टाइम भी लगेगा, सपोज नर्व फाइबर इस सारे टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्साइट उसने टाइम लिया है, तो ये जो टाइम होता है ड्यूरिंग रियो बेस उसको कम कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम। ठीक है, रियो बेस क्या थी, मिनिमम स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू एक्साइट है मसल, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस, और जो टाइम होता है ड्यूरिंग रियो बेस उसको हम कहते हैं यूटिलाइजेशन टाइम। ठीक है, तो इन दो चीज़ों की आपको समझ लग गई, ये हमारे पास क्या आ गया, यूटिलाइजेशन
टाइम, ठीक है। अब थर्ड टर्म है हमारे पास क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी क्या है? अगर हम सपोज ये जो स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस थी इसको डबल कर दें, फॉर एग्जांपल ये देखें, पहले हाफ यहाँ तक थी, अब हमने इसको डबल किया, यहाँ तक ले गए, यानी आर मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। अब मैंने आप लोग को बताया था कि अगर हम ज़ाहिर सी बात है करंट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो टाइम होगा टू एक्साइट मसल वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। इन्वर्स रिलेशन पीछे मैंने सारा एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम, अब उस स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया तो जो हमारे पास टाइम होगा, ये बेसिकली क्या है, ड्यूरेशन है ना, तो जो हमारे पास टाइम होगा उसको हम क्या कहेंगे, क्रोनेक्सी। क्रोनेक्सी, अब क्रोनेक्सी को किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे? इट इज़ द मिनिमम ड्यूरेशन टू एक्साइट अ नर्व फाइबर व्हेन द रियू बेस इज डबल। यानी हमारे पास पहले रियू बेस की जो वैल्यू थी, करंट की जो वैल्यू थी, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, डबल कर दिया, तो हमारे पास जो हमारे पास ड्यूरेशन आएगी वो हमारे पास क्या होगी, क्रोनेक्सी होगी। अब जाहिर सी बात है पहले रियू बेस इतनी थी, इतना ड्यूरेशन लग रहा था, अब हमने जब उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ किया तो हमारे पास ड्यूरेशन कम होगी, वो हमारे पास क्या बेसिकली क्रोनेक्सी है। तो ये वेरियस डेफिनेशंस पूछी जाती हैं आप लोगों से, ग्राफ ड्रा करने के लिए भी आ जाता है, तो आपने इस तरह से एग्जाम में ड्रा करना है। अब उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट वो पूछ लेता है कि रिलेशन बताएं क्रोनेक्सी का एक्साइटेबिलिटी के साथ क्या है। ये रिसेंटली जो यूएचएस का प्रोफेशनल एग्जाम है उसमें भी एक क्वेश्चन था कि क्रोनेक्सी एक्सप्लेन करें क्या होती है और इसका एक्साइटेबिलिटी के साथ क्या रिलेशन है। तो एक टर्म याद रखें, टिश्यूज विच आर मोर एक्साइटेबल, उनकी क्रोनेक्सी क्या होगी, शॉर्टर होगी या लीस्ट क्रोनेक्सी होगी, ठीक है। तो ये आपने रिलेशन याद रखना है कि एक्साइटेबिलिटी और क्रोनेक्सी के दरमियान क्या रिलेशन है। जितना टिश्यू ज़्यादा एक्साइटेबल होगा उसकी क्रोनेक्सी उतनी कम होगी। सपोज देखिए, आप लोग को पता है कि सबसे ज़्यादा एक्साइटेबल टिश्यू कौन से होते हैं, नर्व फाइबर्स या नर्व टिश्यूज़ जो होते हैं, ठीक है। नर्व फाइबर जो होते हैं वो मोस्ट एक्साइटेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू मसल फाइबर्स, ठीक है। तो फिर क्रोनेक्सी किन की ज़्यादा हुई, शॉर्टर मसल फाइबर की ज़्यादा होगी, और जो नर्व फाइबर्स हैं उनकी क्रोनेक्सी कम होगी। तो ठीक है, मोर एक्साइटेबल। अब अगर हम नर्व फाइबर्स में भी देखें तो मोस्ट एक्साइटेबल कौन से होते हैं, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है। ये वैसे आप लोग से इतना डिटेल में कोई नहीं पूछता, वो बेसिकली नर्व या मसल फाइबर में से पूछ रहे थे कि कोनेक्सी शॉर्टर किसकी होती है और ज़्यादा किसकी होती है। लेकिन ये मैं आपको एडिशनल चीज़ बता रहा हूँ। अगर हम नर्व फाइबर्स में भी देखें तो हमारे पास जो माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स होते हैं उनकी हमारे पास सबसे ज़्यादा वो एक्साइटेबल होते हैं, उनकी कोनेक्सी क्या होगी, मैक्सिमम एक्साइटेबल है, और कोनेक्सी क्या होगी, लीस्ट क्रोनेक्सी होगी इनकी, अगर हम नर्व फाइबर्स में भी फर्दर देखें तो, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब मसल फाइबर्स में अगर हम देखें तो मसल फाइबर्स में सबसे जो हमारे पास मैक्सिमम एक्साइटेबल होते हैं वो हमारे पास स्केलेटल मसल्स हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कार्डिक मसल्स, और फिर आ जाते हैं हमारे पास स्मूथ मसल, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर हम एक्साइटेबिलिटी देखें तो सबसे ज़्यादा एक्साइटेबल माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स, देन अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर, देन स्केलेटल मसल फाइबर्स, देन कार्डिक, एंड देन स्मूथ। तो ये हमारे पास क्या थे, मैक्सिमम एक्साइटेबल थे, लीस्ट क्रोनेक्सी थी। ये लीस्ट एक्साइटेबल है लेकिन इनकी क्रोनेक्सी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। यूजली जो एग्जाम में आपसे पूछते हैं ना तो वो लीस्ट क्रोनेक्सी का ही पूछते हैं, तो हमने नर्व फाइबर्स के रिलेशन से ही बताना होता है, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ थी। बाकी इंशाल्लाह अब आप लोग का कवर हो गया होगा। ये इसी तरह से पूछा जाता है कि रियू बेस एक्सप्लेन करें क्या होती है, यूटिलाइजेशन टाइम और इनका रिलेशन क्या है, ठीक है। अगर आपने बुक से कंसल्ट करना हो तो ये मुश्ताक जो है, मुश्ताक फिजियोलॉजी, वहाँ से आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको अच्छी समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।